हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं एक बिफोर स्लीप 5 सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें दिन भर के करंट अफेयर के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सजेस्ट करूंगा और उन टॉपिक्स के एमसीक्यू के माध्यम से आपको मैं डिस्कस करूंगा। इसका दोस्तों एक ही उद्देश्य है कि आप करंट अफेयर पढ़ पाएं या ना पढ़ पाएं, लेकिन शाम को सोते समय एक बार उसको 10-15 मिनट का जो वीडियो होगा उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा मिल जाएगा। यानी कि 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, उनके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, जिसका टारगेट है यूपीएससी 2027-2028 का प्रीलिम्स कम से कम आपका क्वालिफाई करवाना, जो करंट बेस्ड हो सकता है। ओके। दूसरा इसमें कंसेप्ट ये है कि जो आपकी 5 जो करंट न्यूज होंगी, वो करंट न्यूज आप लोगों के लिए समझ लीजिएगा एक महीने में 150 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एक महीने में 150 टॉपिक, और एक साल के अंदर मान के चलिए तो कम से कम मान के चलेंगे तो लगभग 2000 के आसपास टॉपिक साल भर में आपके कवर होंगे। इसके अलावा बाकी आप लोग तो देखिए द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, मैगजीन्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप कवर करते रहते हैं। तो मैं ये जो सीरीज है, ये जो टॉपिक है, मैं इसलिए आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनको टाइमली 10 मिनट 15 मिनट सोने से पहले इसको आप लोग जरूर देख लें। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम ही रखा है बिफोर स्लीप 5 सीरीज, जिसमें हम 5 टॉपिक्स लेंगे और 5 टॉपिक के 5 एमसीक्यूज आपको मैं डिस्कस करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा समय, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बस पर्पस एक ही है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, और मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना मेहनत करने की मैं कोशिश करूंगा। ओके। थोड़ा सा मैं अब रिदम में आ रहा हूं तो आप लोगों के लिए सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उद्देश्य यही है कि देखिए, बिना रिजल्ट के आपका कुछ नहीं हो सकता, और मैं चाहता हूं कि रिजल्ट से ही तुम्हारी और मेरी दोनों की पहचान है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। माई सेल्फ मनोज कुमार, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। और ये मेरा एक छोटा सा बायोडाटा है, आपका यूपीएससी 3 टाइम्स इंटरव्यू फेस्ड और यूपीपीसीएस 2009 सिलेक्शन। ये मेरा कोड है। अब आप कहोगे कि ये कोड कहां लगता है? ये कोड लगता है यूपीएससी के कोई भी कोर्स आप स्टडी आईक्यू आईएएस पर परचेज करते हो तो वहां पर इसका कोड लगाया जाता है, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, मेरी आईडी मेल आईडी से कांटेक्ट करने के लिए, या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और 5 टॉपिक्स 5 एमसीक्यू बिफोर स्लीप, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला जो कथन है, आप लोगों का क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व सूत्र पहल कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है भारतीय हथकरघा परंपराओं को वैश्विक डिजाइन संवेदनाओं के साथ जोड़ना। तीसरा है, इस पहल के अंतर्गत 30 राज्यों की 30 बुनाइयों को 30 देशों से प्रेरित डिजाइनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन, बताइए। तो सोचिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। अभी जो एक विश्व सूत्र पहल है, जिसकी अभी भारत सरकार ने घोषणा की है, सारी चीजें की हैं भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको लेकर के तो जल्दी फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए, इसका आंसर है डी। डी बोले तो उपरोक्त सभी। इसका मतलब ये तीनों चीज आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म करनी चाहिए। कपड़ा मंत्रालय की पहल है, भारतीय हथकरघा परंपराओं को वैश्विक डिजाइनों के साथ जोड़ना है, 30 राज्यों की 30 बुनाइयों को 30 देशों से प्रेरित करके इसको बनाया गया है। बिल्कुल सही है। विश्व सूत्र इनिशिएटिव कपड़ा मंत्रालय की पहल है, ठीक है ना। वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है। यह भारत की हथकरघा बुनाई परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचान देने की पहल है। मुख्य बिंदु क्या है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? कपड़ा मंत्रालय विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से। इसकी सहयोगी संस्था है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईएफटी। उद्देश्य क्या है? भारतीय वस्त्रों को वैश्विक डिजाइन फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करना, पारंपरिक बुनाई को आधुनिक फैशन और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल स्तर पर लेकर के जाना। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, 30 अलग अलग हथकरघा बुनाइयों को 30 राज्यों का प्रतिनिधित्व और 30 देशों की डिजाइन से प्रेरणा।
और ये जो मैंने आपको आंसर दिया है, ये आपके रीडिंग के लिए भी है कि अगर आप चाहें तो टू द पॉइंट इतना याद कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको विश्व सूत्र पहले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं टू द पॉइंट आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहा हूं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, स्कारलेट फीवर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है स्कारलेट फीवर? यह ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से होता है। यह मुख्यतः 5 से 15 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है और इसके लिए प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में आया, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन पूछा गया हो। सही कथन बताइए, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और उपरोक्त सभी। एक, दो, तीन, बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर है बी। बी बोले तो एक और दो, यानी तीसरा नहीं है। इसका मतलब है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन। बाकी दोनों सही है। बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, 5 से 15 वर्ष के बच्चों में होता है। अब ये देख लीजिए, हाल ही में बोलिविया की 700 वर्ष पुरानी मम्मी के डीएनए विश्लेषण में यह प्रमाण मिला है कि स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप थ्रॉट गले में पैदा करने वाले जीवाणु यूरोपियों के आने से पहले ही अमेरिका में मौजूद था। यानी कुछ लोग कहते थे कि इस तरह की बीमारी जब यूरोपीय लोग अमेरिका में पहुंच गए हैं, तब जाकर के वहां पर यह बीमारी पहुंची है। ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल डिनाई हो गया है। वहां पर यह बीमारी पहले से मौजूद थी, जो उनकी किससे पता चली है? मम्मी के डीएनए से। यह खोज नेचर कम्युनिकेशन द्वारा 13 अप्रैल को प्रकाशित हुई थी। रोग किससे होता है? स्कारलेट फीवर एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल इंफेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस पाइजोजेनस या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के माध्यम से होता है, जो स्ट्रेप थ्रॉट भी करता है, गले में इन्फेक्शन भी करता है। खोज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह प्री हिस्पैनिक मम्मी में मिला है। समय है 1300 से 82 से लेकर के 1383 के बीच में, 1283 से 1383 के बीच में, यानी कि अमेरिका की खोज से पहले। यानी इससे सिद्ध हुआ है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद से पहले भी अमेरिका में यह बीमारी मौजूद थी। यानी कि यह डिस्कवरी कोलंबिया एक्सचेंज की थ्योरी को गलत सिद्ध करती है, जिसमें यह कहा गया था कि यूरोप से ही बीमारी गई थी वहां। ओके, लक्षण क्या है? तेज बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, शरीर पर चमकीले लाल रंग के चकत्ते पड़ेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी टाइप के, वॉमिटिंग होगी, वुलन नेक होगा, गले में सूजन आ जाएगी, ये सारी चीजें। और ये मुख्यतः 5 से 15 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक देखा गया है। क्या ये संक्रामक है? हाँ। अत्यधिक संक्रामक फैलने की तरीका क्या है? खांसी है, छींक है, ड्रॉपलेट्स हैं, जो छींक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, या क्लोज कॉन्टैक्ट है, जो हम उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, उससे कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन आता है उमियम झील। उमियम झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक टेक्टोनिक झील है। नंबर एक, इसे उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। नंबर 3, यह पूर्वोत्तर भारत की पहली रिजर्वायर वेस्ट हाइडल परियोजना से जुड़ी हुई है। यह शिलोंग के दक्षिण में स्थित है। उमियम झील। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। कौन से कथन सही हैं? अभी हाल ही में यह बड़ी चर्चा में रही है उमियम झील। तो उत्तर है बी, केवल दो, यानी कि दो कथन इसमें सही हैं। ठीक है ना? पहली बात तो ये प्राकृतिक झील नहीं है। पहला स्टेटमेंट, प्राकृतिक झील नहीं है, ये गलत है। कैसी है? मैनमेड है, कृत्रिम है, जो हाल ही में बनाई गई है। तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये रहा। दूसरा कथन सही है कि ये एक बांध बना करके बनाई गई है, उमियम नदी पर बनाई गई है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली रिजर्वायर वेस्ड हाइडल परियोजना से जुड़ी हुई है और पूर्वोत्तर भारत की है, नॉर्थ ईस्ट की है, बिल्कुल सही है। और चौथा गलत है, यह शिलोंग के उत्तर में है। ठीक है ना? ध्यान रखना, शिलोंग के दक्षिण में नहीं बल्कि शिलोंग के उत्तर में है। इसलिए आंसर है बी, केवल दो। ये सही है और ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब इसके डिस्कशन से आपको तीन चार चीजें क्लियर हो गई। इसके बारे में, उमियम झील के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, और इतना बहुत है आपके लिए। हकीकत बताएं तो हाल ही में मेघालय सरकार ने पर्यावरणीय विरोध के बाद लुम्पोंगडेंग द्वीप जो है, लुम्पोंगडेंग द्वीप जो आइलैंड है, उस पर प्रस्तावित लग्जरी लॉज परियोजना को
बंद कर दिया है। उससे बंद नहीं कर दिया, उससे इस झील को बाहर निकाल दिया। एक्चुअल में वहां की सरकार एक लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना बना रही थी, जिसमें आपकी ये झील भी आ जाती थी। इसको फिर वहां के पर्यावरणविदों ने विरोध किया तो इसको हटा दिया गया और ये आइलैंड पर बनाई जा रही थी। ये ध्यान रखना। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में स्थित है। शिलांग से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में है। लोकप्रिय नाम है इसका बारापानी और स्थानीय नाम है डैमसेट। गुवाहाटी शिलांग मार्ग पर स्थित एक प्रमुख जलाशय है। यह मानव निर्मित झील है। इसे 1960 के दशक में शुरुआत में उमियम नदी पर बांध बनाकर तैयार किया गया था और यह उमियम उमत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित की गई है। यह असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेज 1 पावर हाउस 4x9 किलो मेगावाट की परियोजना है। 1965 में चालू हुई थी और पूर्वोत्तर भारत की पहली रिजर्वायर बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। यह झील ईस्ट खासी हिल से घिरी हुई है। पर्यटन, जल क्रीड़ा और इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आप समझ लीजिए, इतना आपने डिस्कस कर लिया, इतना आपने बना लिया, इसके नोट्स बना लिए, आपका काम हो गया। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रॉपर तरीके से इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेली मुझे आपसे इसी तरह का मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मुझे करने में मजा भी आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कथन 4। प्रथम पानीपत युद्ध सैन्य इतिहास में तकनीक विजय का उदाहरण माना जाता है। बाबर ने तोपखाने, अराबा और तुलगमा पद्धति का प्रभावी उपयोग किया है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। अब कहोगे ये तो इतिहास का है। जी नहीं, आज की डेट है 21 अप्रैल 2026 और आज से एग्जैक्ट 500 साल पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसलिए यह चर्चा में है। 500 साल हो गए इस युद्ध को, जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल करके रख दिया। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी परंपराओं को बदल दिया। शासन की परंपरा को बदल दिया। मुगल शासन आ गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और उसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग तो किया ही था। अराबा, वो सॉरी क्या कहते हैं, मुस्तफा अली और क्या कहते हैं उस्ताद अली के नाम से जो विद्वान थे उनके। अराबा ये तोपों के पीछे बैल गाड़ियां बांध करके और सेना के आगे खड़ी करके लड़ने की तकनीक है। तुलगमा छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से दुश्मनों की सेना को घेर करके अटैक करने की तकनीक है। ये रही, तो इसका मतलब प्रभावी उपयोग किया। इसीलिए दोनों में बेहतरीन चीज है, तकनीक का बेहतरीन प्रयोग किया गया था और इसने इतिहास बदल दिया। इसकी वजह से ही सोचिए, मात्र 12,000 सैनिकों ने 1 लाख से ज्यादा की सेना को निपटा दिया बाबर ने। और इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया। मैंने आपके क्या कहते हैं उसमें टेलीग्राम में आपको मैंने उसका लिंक दिया हुआ, पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है आज ही, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका उत्तर हो गया ए। बिल्कुल सही है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव का भाग है? समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव यह भी हाल फिलहाल में चर्चा रहा है। भारत नेट, ई संजीवनी, ओएनडीसी, पीएम वाणी। सही कूट है 1 और 2, 2 और 3, 1 2 4 और सभी 4। बताइए, तो आंसर है इसका डी, यानी कि सभी 4 इसके ऑप्शन हैं, ऑल 4। अब ये है क्या? देखिए, हाल ही में भारत की समृद्ध ग्राम पहल को WSIS प्राइज 2026 में इनेबलिंग एनवायरमेंट कैटेगरी ALC6 के अंतर्गत नामांकित किया गया है और यह भारत के डिजिटल ग्रामीण विकास मॉडल की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। इसको इस प्राइज के लिए नामांकित किया गया, इसीलिए यह चर्चा में है। यह है क्या? यह दूरसंचार विभाग के द्वारा विकसित एक इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल है, जिसमें फिजिकल और डिजिटल, फिजिटल कहते हैं इसको, दोनों फिजिकल यानी कि भौतिक और डिजिटल अर्थात दोनों तरह की चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें गांव में भौतिक सेवा केंद्र और डिजिटल सेवा केंद्र एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं और एक ही स्थान पर दोनों तरह की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। ठीक है ना? किस आधार पर काम करता है? भारत नेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के माध्यम से यह काम किया जाता है। ठीक है ना? और उपयोग करता है भारत सरकारी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है। यह ग्रामीण डिजिटल को कम, विभाजन को कम करना है, यानी कि जो जिन जिन तक डिजिटल तकनीक नहीं पहुंची है उसको पहुंचाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल सर्विस से जोड़ना है, वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड करानी है, एक ही स्थान पर कई सेवाएं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि शासन, इन सबको बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, इसमें समृद्धि केंद्र है 800 से 1000 स्क्वायर फीट के जहां बनाए गए। नंबर एक, इसमें स्वास्थ्य के लिए ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन, बेसिक डायग्नोस्टिक कियोस्क वगैरह ये सब इसमें शामिल हैं। शिक्षा के लिए AR VR स्मार्ट क्लासरूम, दीक्षा प्रोग्राम, स्वयं प्रोग्राम, स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज ये भी इसमें शामिल है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉइल सेंसर्स, स्मार्ट पंप, कंट्रोल ड्रोन सिस्टम, फार्मिंग सपोर्ट सिस्टम ये भी है। ई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस है, असिस्टेड सर्विस डिलीवरी है, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है। ONDC का लिंकेज है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का नेटवर्क है। डिजिटल मार्केट से जोड़ने की प्रक्रिया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का कंसेप्ट। पब्लिक सेफ्टी, स्मार्ट CCTV, ड्रोन सर्विलांस, FTTH, PM बाणी, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये सब इसमें इंक्लूड हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये सारी चीजें मौजूद। क्लियर है? तो इसको आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। WSIS प्राइज 2026 एक वैश्विक ICT रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है और ये इसका आयोजक कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। ICT प्रोजेक्ट को SDG से जोड़कर सम्मानित करता है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन आपके हो गए और मैंने उम्मीद की थी कि 10 से 15 मिनट में मैं डेली आप लोगों को लूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको 2 चीजें और भी दे रहा हूं जिनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपको किस मिलेंगी? टेलीग्राम पर PPT के साथ। जैसे एक टॉपिक है आनुवांशिक रूप परिवर्तित मच्छर, GM मॉस्किटो, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। GM मॉस्किटो क्या है, क्यों चर्चा में है, कहां से आए, इनका कंसेप्ट क्या है, ये दे रखा है एक पेज पर। दूसरा है आपका सुंदरबन में माइक्रोप्लास्टिक का खतरा। मैं इन पर भी क्वेश्चन बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाई, जानबूझ करके मैं नहीं बनाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें और देखें, ठीक है ना, PPT को पढ़ें। और ये है आपका किसने किया गया, कहां पाया गया, मुख्य निष्कर्ष क्या है, क्या क्या चीजें हैं, किससे माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रहा है, ये सारी चीज मैंने आपको दे दी है और इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छी लगेगी और डेली मैं चाहता हूं कि बिफोर स्लीप 15 मिनट का ये प्रोग्राम आप लोग जरूर देखें। एक हैबिट बना लीजिए कि हमें सोने से पहले मनोज सर की क्लास देखनी है, जिससे हमारे आज का करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएगा। पूरा आज का करंट अफेयर जहां से भी इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक मिलेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको मैं दे रहा हूं, तो साथ के साथ करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।